नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। वो दौर जब ब्रिटिश राज का शिकंजा कसता जा रहा था, माना जाता था कि भारतीय उद्योग दबाया जा रहा था। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन उसी दौर में भारत का अपना स्वदेशी पूंजीपति वर्ग वो न सिर्फ उभरा बल्कि ताकतवर भी बना। कैसे? बिल्कुल, और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे पास यूनिट 18 से जुड़े कुछ नोट्स हैं और हम इसी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हुआ। ये सिर्फ यूपीएससी के लिहाज से जरूरी नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी कि गुलामी के दौर में भी भारतीय उद्यम ने कैसे अपनी जगह बनाई और कैसे एक वर्ग के तौर पर संगठित होकर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना, ये भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल, और हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने न सिर्फ अपने हितों की रक्षा की बल्कि साम्राज्यवाद के खिलाफ एक तरह का आर्थिक मोर्चा भी खड़ा किया। श्रोताओं को इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक विकास, उपनिवेशवाद का असर और राष्ट्रीय आंदोलन के जो जटिल समीकरण थे उसकी गहरी समझ मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं भारत के उस गौरवशाली आर्थिक अतीत से जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। क्या आप जानते हैं, सहस्त्राब्दी की शुरुआत से लेकर मतलब सन 1000 तक दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान लगभग 30% था। 30%? हाँ। ये पूरे पश्चिमी यूरोप से 3 गुना ज्यादा था उस समय। और ये कोई पुरानी बात नहीं। 18वीं सदी की शुरुआत तक भी भारत का योगदान वैश्विक जीडीपी का लगभग 1/4 था। हाँ बिल्कुल, एंगस मैडिसन के आंकड़े यही बताते हैं। और उस समय ये यूनाइटेड किंगडम के योगदान से 8 गुना ज्यादा था। 8 गुना। और इसमें सबसे बड़ा हाथ शायद हमारे कपड़ा उद्योग का था, कपास का साम्राज्य जिसे कहते हैं। निश्चित रूप से भारत दुनिया में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक था। हार्वर्ड के इतिहासकार हैं स्वेन बेकर्ट। उनकी किताब है एम्पायर ऑफ कॉटन। उसमें वो लिखते हैं कि कैसे हजारों सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया का प्रमुख कपास उत्पादक था। और भारतीय कपास पहली वैश्विक उपभोक्ता वस्तु बनी। बिल्कुल, और इस पूरी आर्थिक गतिविधि को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं व्यापार नेटवर्क था। जहाजरानी थी, जहाज बनाने का उद्योग था, बैंकिंग थी, बीमा क्षेत्र था, मतलब एक पूरी विकसित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन फिर आया ब्रिटिश औपनिवेशिक हस्तक्षेप और 18वीं सदी के मध्य से भारत की ये जो आर्थिक संरचना थी उसे धीरे धीरे ईंट दर ईंट ध्वस्त कर दिया गया। हाँ, ये एक दुखद अध्याय है। भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, जहाजरानी से, जहाज निर्माण से, इन सब से बाहर कर दिया गया। और सिर्फ बाहरी बाजार में ही नहीं बल्कि हमारे अपने घरेलू बाजार में भी भारतीय कपड़ों की जगह ब्रिटिश माल ने ले ली। यही है वो विनाशकारी विऔद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल, यही है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे कारीगर, हमारे उद्योग सब बर्बाद हो गए। आंकड़े देखिए, 1800 में विश्व विनिर्माण उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 19.7% था। 19.7%? हाँ, और 1860 में ये गिरकर 8.6% रह गया और 1913 तक सिर्फ 1.4%। सोचिए, कहाँ 20% के करीब और कहाँ 1.5% से भी कम। ये तो जबरदस्त गिरावट है। बहुत ज्यादा। और 200 साल के औपनिवेशिक शासन के बाद जब देश आजाद हुआ 1950 में, विश्व जीडीपी में भारत का हिस्सा घटकर केवल 4.2% रह गया था। 4.2%? और शुरू में हम कह रहे थे कि 1700 में ये ब्रिटेन से 8 गुना ज्यादा था। हाँ। और 1950 तक ये ब्रिटेन के हिस्से का 2/3 से भी कम रह गया था। ये मेडिसन के 2007 के आंकड़े हैं। ये दिखाता है कि उपनिवेशवाद ने कितना नुकसान पहुंचाया। और जो पारंपरिक भारतीय व्यापारिक समुदाय थे उनका क्या हुआ? वो कहाँ गए? वो बेचारे छोटे मोटे व्यापार और साहूकारी तक सिमट कर रह गए। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, इन सब से जो पूंजी बाहर निकली उसका एक बड़ा हिस्सा वो रीफ्यूडलाइज्ड हो गया। रीफ्यूडलाइज्ड मतलब वो पूंजी फिर से जमीन में लग गई। वो लोग ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत अनुपस्थित जमींदार बन गए, मतलब शहरों में रहते थे और गांव की जमीनों से लगान वसूलते थे। आदित्य मुखर्जी के काम में इसका जिक्र मिलता है। उद्योग लगाने के बजाय जमीन खरीदना ज्यादा सुरक्षित और आसान लगने लगा। तो एक तरफ तो ये विध्वंस चल रहा था, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आता है सेक्शन 18.2, भारतीय पूंजी का आर्थिक पुनरुत्थान। अच्छा, तो हाशिए पर धकेल दिए जाने के बावजूद ये जो सदियों पुराना व्यापारिक समुदाय था, मारवाड़ी, गुजराती, पारसी, चिट्टियार वगैरह, ये पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। वो मौजूद रहे, छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन पूरे देश में फैले हुए थे।
और उनका ये टिके रहना ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। कैसे? क्योंकि जैसी ही 20वीं सदी में खासकर पहले विश्व युद्ध के बाद अवसर पैदा हुए, मतलब थोड़ी सी भी गुंजाइश मिली, इस भारतीय व्यापारिक समुदाय ने बहुत तेजी से तरक्की की और स्वतंत्रता से पहले ही अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया। इसकी शुरुआत तो शायद 19वीं सदी में ही हो गई थी, कपास मिलों के साथ। हाँ, कुछ शुरुआती कोशिशें हुई थी। जैसे अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ, अमेरिकन सिविल वॉर, तो दुनिया भर में कपास की कमी हो गई। इसका फायदा उठाकर कुछ भारतीय कपास व्यापारियों ने ठीक ठाक पूंजी जमा की और भारत में आधुनिक सूती कपड़ा मिलें शुरू की। पहली कुछ मिलें 1860 के दशक में लगी। लेकिन ये शुरुआत बहुत झिझक भरी रही होगी। माहौल तो पूरा औपनिवेशिक था, विरोधी था। बहुत ज्यादा। अंग्रेजी सरकार भारतीय उद्योगों को बढ़ावा क्यों देती? वो तो अपने माल के लिए बाजार चाहते थे। तो ये बहुत मुश्किल शुरुआत थी। असली सफलता तो 20वीं सदी में मिली। तो चलिए इस आर्थिक पुनरुत्थान की रूपरेखा देखते हैं। इसमें सबसे अहम क्या था? सबसे अहम था आयात प्रतिस्थापन या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक तेज चरण। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जो चीजें हम बाहर से मंगाते थे वो अब देश में ही बनने लगी। बिल्कुल। ज्यादातर प्रमुख उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कपड़ा, चीनी, माचिस, साबुन और कुछ मध्यवर्ती और पूंजीगत वस्तुएं भी जैसे सीमेंट, कागज, कांच, सल्फ्यूरिक एसिड, टिन प्लेट, लोहा और इस्पात, इन सब में बाहर से आने वाले माल की जगह भारतीय माल ने लेना शुरू कर दिया। इसके कुछ आंकड़े हमारे पास टेबल 1 में शायद। हाँ, आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। जैसे सूती कपड़े का आयात देखिए। 1901 में हम 2003 मिलियन गज कपड़ा आयात करते थे। 2000 मिलियन गज से ज्यादा। हाँ, और 1936-37 तक ये घटकर सिर्फ 764 मिलियन गज रह गया। मतलब आधे से भी कम हो गया। और चीनी का आयात तो 1936-37 तक लगभग शून्य हो गया, बल्कि भारत चीनी का निर्यातक बन गया। अरे वाह, ये तो बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। इसी तरह साबुन, माचिस, सीमेंट, कागज, लोहा और इस्पात, इन सब के आयात में भी भारी गिरावट आई। और ये प्रक्रिया कब तेज हुई? ये 19वीं सदी के जो औपनिवेशिक रुझान थे उनके बिल्कुल उलट थी। ये 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई, पहले विश्व युद्ध और 1920 के दशक में तेज हुई, फिर 1930 के दशक की महामंदी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे और बड़ा धक्का मिला। और आज़ादी के बाद तो खैर ये एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई। 1939 तक भारत अपनी ज्यादातर प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं की जरूरतों में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने पहले कहा, कि ये सब ज्यादातर स्वतंत्र स्वदेशी पूंजी, इंडिपेंडेंट इंडिजिनस कैपिटल के तहत हो रहा था। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यूरोपीय पूंजी भी थी, लेकिन इस आयात प्रतिस्थापन का बड़ा हिस्सा भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर यूरोपीय पूंजी की तुलना में भारतीय पूंजी की स्थिति मजबूत होती गई। बिल्कुल, धीरे धीरे लेकिन निर्णायक रूप से। व्यापार और सूदखोरी से पैसा अब औद्योगिक पूंजी में बदल रहा था। गोखले इंस्टीट्यूट का एक अध्ययन है शायद 1951 का। हाँ, वो अध्ययन दिखाता है कि 1915-16 और 1937 के बीच और फिर 1937 और 1943-44 के बीच भारत में बड़े उद्योगों में भारतीय पूंजी का नियंत्रण यूरोपीय नियंत्रण की तुलना में तेजी से बढ़ा। 1944 तक के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। भारतीय निजी पूंजी लगभग 62% बड़ी औद्योगिक इकाइयों को नियंत्रित करती थी। बड़ी इकाइयां मतलब जिनमें 1000 या उससे ज्यादा मजदूर काम करते थे। हाँ, और इन बड़े कारखानों में काम करने वाले लगभग 58% मजदूर भी भारतीय नियंत्रण वाली कंपनियों में थे। और ब्रिटिश निजी पूंजी का हिस्सा कितना था? उनके लिए संबंधित आंकड़े सिर्फ 27% इकाइयां और 32% श्रम बल थे। मतलब भारतीय नियंत्रण अंग्रेजों से दुगना था बड़े उद्योगों में। लेकिन ये तो सिर्फ बड़े उद्योग हुए। सही कहा। ये बड़े प्रतिष्ठान कुल कारखाना इकाइयों का केवल 4.7% थे। हालांकि ये 57% श्रम बल को रोजगार देते थे। बाकी के जो कारखाने थे, जो कुल इकाइयों का 95.3% थे और 43% श्रम बल को रोजगार देते थे, उनमें भारतीय नियंत्रण लगभग पूर्ण था। अच्छा, तो अगर हम छोटे पैमाने के उद्योग को भी मिला लें तो आधुनिक कारखाना उद्योग में कुल भारतीय हिस्सेदारी तो बहुत ज्यादा हो गई होगी। हाँ, वो काफी ऊंची थी। और घरेलू बाजार पर किसका कब्जा था? मतलब जो चीजें भारत में बिक रही थीं, उसमें भारतीय कंपनियों का हिस्सा कितना था? इसका भी अनुमान लगाया गया है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, यानी आजादी से ठीक पहले,
भारतीय उद्योग के कुल सकल उत्पादन ग्रॉस आउटपुट में विदेशी उद्यम का हिस्सा केवल 25% था। सिर्फ 25%? हाँ, और इस 25% का भी लगभग आधा निर्यात के लिए था। तो हम कह सकते हैं कि भारत के आंतरिक बाजार का लगभग 12.5% ही भारत में स्थित विदेशी उद्यमों द्वारा कवर किया गया था। और अगर इसमें हम विदेश से होने वाला आयात भी जोड़ दें? हाँ, अगर विदेशी आयात भी जोड़ दें तो भारत के बाहर और भीतर की विदेशी पूंजी मिलाकर घरेलू बाजार के 27 या 28% से ज्यादा को नियंत्रित नहीं करती थी। शिरोकाव का 1973 का ये अनुमान है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 72-73% घरेलू बाजार स्वदेशी उद्यम के लिए बचा था। ये तो जबरदस्त आंकड़ा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारतीय पूंजीपतियों ने घरेलू बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। और वित्तीय क्षेत्र में? बैंकिंग, बीमा वगैरह में वहां तो पहले यूरोपीय पूंजी का दबदबा था। हाँ, पहले तो वही सर्वोच्च थे, लेकिन यहाँ भी भारतीय पूंजीपति वर्ग ने बड़े पैमाने पर पैठ बनाई। आंकड़े देखिए। 1914 में विदेशी बैंकों के पास 70% जमा राशि थी। 70%? हाँ, 1937 तक ये घटकर 57% रह गई और 1947 तक सिर्फ 17%। 17%? इसका मतलब हुआ कि 83% डिपॉजिट भारतीय बैंकों में थे। जी हाँ, 83%। ये आंकड़े गोल्डस्मिथ, शिरोकोव 1973 और किड्रोन 1965 के कामों से मिलते हैं। 1940 के दशक में भारतीय कंपनियों ने बीमा व्यवसाय में भी, खासकर जीवन बीमा में, तेजी से वृद्धि दिखाई। और जो बड़ी भारतीय कंपनियां थी जैसे टाटा, बिरला, उनकी संपत्ति वगैरह का क्या हुआ? उनकी संपत्ति और चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल में भी इस दौर के अंत में जबरदस्त उछाल आया। उन्होंने शीर्ष यूरोपीय घरानों को बहुत पीछे छोड़ दिया। अच्छा, जैसे 1946 में टाटा, डालमिया जैन और बिरला, इन 3 घरानों की कुल संपत्ति 600 करोड़ रुपए थी। 600 करोड़ उस जमाने में? हाँ, जबकि 3 सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनियां एंड्रयू यूल, बर्ड हीलगर्स और मार्टिन बर्न, जो इंडो ब्रिटिश थी, उनकी कुल संपत्ति की वह 74 करोड़ रुपए थी। कहाँ 600 करोड़ और कहाँ 74 करोड़, बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। इसी तरह चुकता पूंजी देखिए। 1939 और 1948 के बीच टाटा की चुकता पूंजी 21 मिलियन रुपए से बढ़कर 364 मिलियन रुपए हो गई और बिरला की 11.5 मिलियन से बढ़कर 206.1 मिलियन रुपए। जबरदस्त बढ़ोतरी। हाँ, 1948 तक 2 और भारतीय कंपनियों ने 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था, जबकि केवल एक यूरोपीय कंपनी बर्ड हीलगर्स 116.7 मिलियन रुपए ऐसा कर पाई थी। ये आंकड़े भी शिरोकोव और टॉमलिंसन के हैं। तो ये सारे आंकड़े एक ही कहानी कह रहे हैं, भारतीय पूंजी का जबरदस्त उभार। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था। क्या ये विकास उपनिवेशवाद की वजह से हो रहा था? नहीं, यही बात सबसे ज्यादा स्पष्ट करनी जरूरी है। ये जो सारे विकास हमने देखे, जो एक तरह से औपनिवेशिक ढांचे के भीतर ही एक स्वतंत्र पूंजीवाद के विकास का संकेत देते हैं, ये उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप नहीं हुए। जैसा कि कुछ औपनिवेशिक और नव औपनिवेशिक विद्वान जैसे मॉरिस डी मॉरिस या तीर्थंकर रॉय तर्क देते हैं। हाँ, उन्हीं की तरह उनका तर्क है कि ब्रिटिश राज ने आधुनिकीकरण लाया, रेलवे लाए, कानून व्यवस्था दी, जिससे ये विकास हुआ। लेकिन ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? ये विकास कैसे हुआ? सच ये है कि ये विकास उपनिवेशवाद से छीनी गई जगह का उत्पाद थे। ये उसके बावजूद हुए, उसके कारण नहीं। हम आसानी से दिखा सकते हैं कि ये सारे विकास तब हुए। अच्छा, संघर्ष के माध्यम से साम्राज्यवाद के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन ने दबाव बनाया, विधानसभाओं में आवाज उठाई गई, व्यापार मंडलों ने लड़ाई लड़ी और उद्यमियों ने सीधे तौर पर भी संघर्ष किया, जैसे शिपिंग के मामले में वालचंद हीराचंद ने किया। अच्छा। दूसरा, जब साम्राज्यवाद की पकड़ ढीली हुई, ये विश्व कारकों की वजह से हुआ, जैसे पहला और दूसरा विश्व युद्ध या 1930 की महामंदी। इन घटनाओं का औपनिवेशिक व्यवस्था के अपने तर्क से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इनकी वजह से ब्रिटेन की पकड़ भारत पर कमजोर हुई और भारतीय पूंजी को जगह मिली। तीसरा कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण। जब ब्रिटेन को दूसरे औद्योगिक देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जैसे जापान, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन से, तब ब्रिटेन ने कई बार ये बेहतर समझा कि वो इन विदेशी शक्तियों को भारतीय बाजार पर कब्जा करने देने के बजाय भारत में ही स्वदेशी उद्यम को थोड़ा बढ़ने दे। अच्छा, मतलब अपने बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान सह लिया। हाँ, कुछ वैसा ही जैसे कपास, लोहा और इस्पात, माचिस और चीनी उद्योगों को जो संरक्षण मिला, वो जापान, बेल्जियम, जर्मनी,
स्वीडन और जावा, जो डच कॉलोनी थी, से प्रतिस्पर्धा के कारण मिला था। और चौथा? उपनिवेशवाद के अपने आंतरिक विरोधाभासों के कारण। जैसे अंग्रेजों को भारत से राजस्व चाहिए था, लेकिन कृषि तो स्थिर थी या घट रही थी, तो वहां से ज्यादा पैसा नहीं आ सकता था, तो उन्होंने राजस्व शुल्क लगाए, मतलब आयात पर टैक्स। अच्छा, पैसा कमाने के लिए टैक्स लगाया। हाँ, लेकिन इस टैक्स का एक अनपेक्षित परिणाम यह हुआ कि इससे भारतीय उद्योगों को भी एक तरह का संरक्षण मिल गया, क्योंकि आयातित माल महंगा हो गया। समझ गया। तो मतलब ये जो गैर औपनिवेशिक विकास 20वीं सदी में हुआ, वो उपनिवेशवाद के कारण नहीं, बल्कि उसके बावजूद या उसके विरोध में हुआ। बिल्कुल, यही सार है। और इस पर जोर देना इसलिए जरूरी है ताकि डीकॉलोनाइजेशन की उन कच्ची धारणाओं को दूर किया जा सके। कौन सी धारणाएं? वो धारणाएं जो ये कहती हैं कि साम्राज्यवाद अपनी मर्जी से बाहर निकल रहा था क्योंकि उपनिवेश अब लाभदायक नहीं रहे थे, या ये कि साम्राज्यवाद अब औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहा था और इसलिए भारतीय पूंजीपतियों का अंग्रेजों से कोई बुनियादी मतभेद नहीं था। ये सब बातें गलत हैं। तो असलियत क्या थी? क्या भारत लाभदायक नहीं रहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। असलियत ये थी कि इस दौर में भले ही भारतीय पूंजीपति वर्ग विकसित हुआ, साम्राज्यवादी शोषण और उसके कारण होने वाला अविकास, अंडर डेवलपमेंट, खत्म नहीं हुआ था। शोषण कैसे जारी रहा? उपनिवेश लाभदायक होना बंद करने के बजाय और ज्यादा खुले और प्रत्यक्ष अधिशेष विनियोग, डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस, का शिकार हो रहा था। मतलब अंग्रेज सीधे सीधे भारत का पैसा खींच रहे थे, मुद्रा में हेरफेर करके, जबरदस्ती कर्ज देकर, भारत पर भारी सैन्य खर्च डालकर और कई दूसरे एक तरफा हस्तांतरणों के जरिए। और बाजार के तौर पर भारत का महत्व वो भी कम हो गया था। आयात की मात्रा के हिसाब से देखें तो हाँ, ब्रिटिश सामानों के लिए एक बाजार के रूप में भारत का महत्व कुछ कम जरूर हुआ था, लेकिन फिर भी ये ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक बना रहा। तो मतलब 1947 तक भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से पिछड़ी और औपनिवेशिक ही बनी रही। हाँ बिल्कुल, 1947 में भारत आजाद तो हुआ, लेकिन वो अभी भी मूल रूप से एक कृषि प्रधान देश था। उत्पादन और रोजगार दोनों ही मामलों में औद्योगिक क्षेत्र बहुत छोटा था। और साम्राज्यवाद ने औद्योगिकरण में बाधाएं डालना जारी रखा। हाँ, विदेशी पूंजी ने कुछ अहम क्षेत्रों ने अपनी पकड़ बनाए रखी, और सबसे बड़ी बात, पूंजीगत वस्तुओं, कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी के लिए विश्व पूंजीवादी व्यवस्था पर निर्भरता बनी रही। ये एक ऐसी निर्भरता थी जिसे भारतीय पूंजीपति वर्ग और बाद में स्वतंत्र भारत की सरकार ने तोड़ने की कोशिश की, और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। तो इस सब का लबोलुआब ये है कि 20वीं सदी में जो विशिष्ट गैर औपनिवेशिक विकास हुए, उन पर जोर देने का कारण ये बताना है कि आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई थी जिसमें एक स्वतंत्र पूंजीपति वर्ग के लिए विकसित होना असंभव नहीं था। मुश्किल था, पर असंभव नहीं। बिल्कुल सही। स्थितियां विरोधाभासी थीं, लेकिन उनमें भारतीय पूंजी के विकास की संभावनाएं निहित थीं। चलिए अब हम यूनिट के अगले हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 18.3, भारतीय पूंजीपतियों का स्वयं के लिए वर्ग के रूप में उदय। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होना ही काफी नहीं था। नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद के औपनिवेशिक भारत की एक सबसे खास बात यह थी कि भारतीय पूंजीपति वर्ग ने खुद को किस हद तक एक वर्ग के रूप में गठित किया। वर्ग के रूप में गठित किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सिर्फ पूंजी जमा करने वाली एक आर्थिक श्रेणी, इकोनॉमिक कैटेगरी के रूप में ही नहीं उभरा, जैसा हमने पिछले सेक्शन में देखा, बल्कि वो अखिल भारतीय स्तर पर एक आत्मजागरूक स्वयं के लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ के रूप में भी संगठित हुआ। स्वयं के लिए वर्ग, ये मार्क्सवादी शब्दावली है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। इसका मतलब है कि वर्ग सिर्फ मौजूद नहीं है, क्लास इन इटसेल्फ, बल्कि वो अपने साझा हितों के प्रति सचेत है और उन हितों के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने में सक्षम है, क्लास फॉर इटसेल्फ। तो भारतीय पूंजीपति वर्ग कैसे एक स्वयं के लिए वर्ग बना? ये प्रक्रिया कैसे हुई? ये एक जटिल प्रक्रिया थी। पहली बात, ये वर्ग दूसरे वर्गों के साथ संघर्ष की प्रक्रिया में उभरा, और क्योंकि भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ही केंद्रीय विरोधाभास था, तो ये संघर्ष खास तौर पर महानगरीय यानी ब्रिटिश पूंजीपतियों और औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ था। मतलब अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ही इनकी अपनी पहचान बनी। काफी हद तक। सच तो यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग समूहों के पूंजीपतियों का एक अखिल भारतीय वर्ग के रूप में उभरना, ये प्रक्रिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्र निर्माण, नेशन इन द मेकिंग,
के विकास के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई थी। ये बहुत अहम बात है। मतलब एक भारतीय पूंजीपति वर्ग की धारणा ही तब तक नहीं बन सकती थी जब तक भारत या भारतीय लोग की धारणा जड़ें न जमा लेती। बिल्कुल। और जब ये धारणा बनी तो पूंजीपति वर्ग ने इसके साथ अपनी पहचान बनानी शुरू की। वो खुद को सिर्फ मारवाड़ी या गुजराती या पारसी व्यापारी के तौर पर नहीं, बल्कि भारतीय व्यापारी और उद्योगपति के तौर पर देखने लगे। और एक परिपक्व आत्मजागरूक वर्ग बनने के लिए और क्या जरूरी था? एक बहुत जरूरी बात थी अपने अंदर के मतभेदों को संभालना। देखिए, पूंजीपति वर्ग कोई एक होमोजीनस समूह तो था नहीं, उसमें अलग अलग हित थे। व्यापारियों के अलग, उद्योगपतियों के अलग, छोटे व्यापारियों के अलग, बड़े घरानों के अलग। हाँ, उनमें आपस में भी तो प्रतिस्पर्धा रही होगी। बिल्कुल। तो एक परिपक्व वर्ग की निशानी ये होती है कि वो इन आंतरिक संघर्षों, इंट्रा क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को एक सामान्य वर्गीय स्थिति पर पहुंचने के लिए गौण कर सके। मतलब बड़े लक्ष्य के लिए अपने छोटे मोटे झगड़ों को किनारे रख सके। और क्या जरूरी था? उतना ही जरूरी था कि वर्ग अपने दीर्घकालिक हितों को बनाए रखने के लिए अपने कुछ तात्कालिक या अल्पकालिक हितों का त्याग करने की क्षमता रखे। इसमें अक्सर दूसरे वर्गों को कुछ रियायतें देना भी शामिल हो सकता है। अच्छा, मतलब दूर की सोचना। हाँ, एक ऐसी दृष्टि अपनाना। और इसी दृष्टि ने पूंजीपति वर्ग को दूसरे वर्गों और पूरे राष्ट्र के प्रति एक आधिपत्यवादी विचारधारा विकसित करने में मदद की। हेजेमोनिक आइडियोलॉजी, ये क्या होता है? आधिपत्य या हिजमोनी का मतलब होता है कि कोई वर्ग सिर्फ जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपनी विचारधारा, अपने मूल्यों को समाज में इस तरह स्थापित कर दे कि बाकी वर्ग भी उन्हें स्वाभाविक और सही मानने लगे। वो नेतृत्व की भूमिका में आ जाएं, जिसे बाकी लोग स्वीकार करें। तो भारतीय पूंजीपति वर्ग ने ऐसी विचारधारा विकसित की जिससे वो सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के नेता के तौर पर देखे जाने लगे। हाँ, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि उनके हित और राष्ट्र के हित एक ही हैं, कि भारत की तरक्की तभी होगी जब भारतीय उद्योग और व्यापार तरक्की करेंगे। और इस तरह उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया। और इसका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। तथ्य यह है कि भारतीय पूंजीपति वर्ग इतनी परिपक्व और जटिल स्थिति अपनाने में सक्षम था, विभिन्न घटकों, दूसरे वर्गों और पूरे राष्ट्र के प्रति। इसका भारत में साम्राज्यवादी विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति और उसके रास्ते पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कैसे? ये कुछ हद तक समझाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में शक्तिशाली वामपंथी प्रवृत्तियां होने के बावजूद संघर्ष का अंत एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के साथ क्यों नहीं हुआ। पूंजीपति वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन तो कर रहा था, लेकिन वो ये भी सुनिश्चित कर रहा था कि आंदोलन उनके अपने वर्गीय हितों के लिए खतरा ना बन जाए। मतलब उन्होंने आंदोलन को एक खास दिशा में रखने में भूमिका निभाई। हाँ, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। वे कांग्रेस के साथ थे, गांधी जी के करीबी थे और उन्होंने आंदोलन की रणनीति और लक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश की। तो ये था पूंजीपति वर्ग का एक स्वयं के लिए वर्ग के रूप में उभरना। अब बात करते हैं उनके संगठन की। सेक्शन 18.4 वर्ग संगठन का उदय, साम्राज्यवाद का विरोध और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव। हाँ, ये संगठन कैसे बना, ये देखना भी जरूरी है। हाँ, तो पूंजीवादी हितों को संगठित करने के शुरुआती प्रयास कब शुरू हुए? 19वीं सदी में ही शुरू हो गए थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत में पहले व्यापार संघ ब्रिटिश व्यापारिक हितों द्वारा बनाए गए थे। अच्छा, हाँ, अंग्रेजों ने बनाए थे। हाँ, 1833 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह बंद हो गईं, तो जो ब्रिटिश एजेंसी हाउस थे। एजेंसी हाउस क्या थे? ये वो फर्में थीं जो ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भारत में एजेंट का काम करती थीं। माल खरीदना, बेचना, शिपिंग, बीमा, वित्त सब कुछ संभालती थी। अच्छा। तो इन एजेंसी हाउस और जो अलग अलग ब्रिटिश व्यापारी थे, उन्हें लगा कि सरकार के सामने अपने व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। और इसी जरूरत के चलते हाँ, नतीजतन 1833 में कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स बना। बाद में इसका नाम बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया। फिर 1836 में बॉम्बे और मद्रास चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बने। और फिर इन सबका एक केंद्रीय संगठन भी बना। हाँ, 1920 में भारत में जितने भी ब्रिटिश चेंबर थे, उनका एक केंद्रीय संगठन बना, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया एंड सीलोन, यानी असोचाम। तो ये तो हुई अंग्रेजों की बात। भारतीयों ने अपने संगठन कब बनाने शुरू किए? भारतीयों के प्रयास भी शुरू हुए। शायद पहला भारतीय आधुनिक व्यापार संघ था बॉम्बे नेटिव पीस गुड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन, जो 1882 में बना। और पहला भारतीय वाणिज्य मंडल? वो था कोकोनाडा का नेटिव मर्चेंट्स चेंबर, जो 1885 में स्थापित हुआ। 1885, ये तो वही साल है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना हुई थी। बिल्कुल, ये महज संयोग नहीं था।
इससे पता चलता है कि भारतीय व्यापारिक हितों का संगठन और राष्ट्रीय चेतना का उदय साथ साथ चल रहा था। और बंगाल में भी बना? हाँ, 2 साल बाद ही 1887 में बंगाल नेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई। और दिलचस्प बात देखिए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, A.M. बोस, नरेंद्रनाथ सेन जैसे जो शुरुआती दौर के बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, उन्हें इस चेंबर का मानद सदस्य चुना गया। अच्छा। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के कहने पर चेंबर ने मद्रास में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र में अपने प्रतिनिधि भी भेजे थे। तो मतलब शुरुआत से ही उभरते राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय चैम्बरों और व्यापार संघों के गठन के बीच एक मजबूत कड़ी थी। बिल्कुल, और ये कड़ी 20वीं सदी में भी जारी रही और मजबूत होती गई। इसमें राष्ट्रवादी नेताओं की क्या भूमिका रही? बहुत अहम भूमिका रही। जैसे M.G. रानाडे जैसे नेता थे, उन्होंने 1890 में पश्चिमी भारत का औद्योगिक संघ या इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया बनाने की पहल की, और उसी साल पूना में पहली बार औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया। और कांग्रेस ने भी इस दिशा में काम किया। हाँ, 1905 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने वार्षिक सत्रों के साथ साथ भारतीय औद्योगिक सम्मेलन भी आयोजित करना शुरू कर दिया। पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? पहले भारतीय औद्योगिक सम्मेलन की अध्यक्षता R.C. दत्त ने की थी, रोमेश चंद्र दत्त, जो भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद के बड़े पैरोकार थे। और कौन-कौन से बड़े नेता इससे जुड़े थे? कई बड़े नाम थे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, दिनशो वाचा, विट्ठल दास ठाकर से, लालू भाई सामल दास। ये सब प्रख्यात राष्ट्रवादी भी थे और कुछ इनमें से व्यापारी भी थे। ये सब उस औद्योगिक सम्मेलन से करीब से जुड़े थे। और इन सम्मेलनों में क्या होता था? में भारतीय उद्योगों की समस्याओं पर चर्चा होती थी, सरकार की नीतियों की आलोचना होती थी और आगे की रणनीति बनाई जाती थी। हाँ। जैसे कराची में नवा भारतीय औद्योगिक सम्मेलन हुआ 1913 में। हाँ। उसमें CY चिंतामणि ने एक प्रस्ताव रखा जिसका लाला लाजपत राय ने समर्थन किया। उसमें कहा गया कि जितने भी मौजूदा भारतीय वाणिज्य मंडल और व्यापार संघ हैं, उनके बीच सहयोग और समन्वय होना चाहिए, और जिन इलाकों में ऐसे संगठन नहीं हैं, वहां नए बनाए जाने चाहिए। तो एक तरह से एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की जमीन तैयार हो रही थी। बिल्कुल। और फिर 1915 में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, इंडियन मर्चेंट्स चेंबर, बॉम्बे ने। तो ये बॉम्बे वाला चेंबर भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा था? हाँ, 1907 में अपनी स्थापना से ही ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से काफी नजदीकी से जुड़ा था। तो इसने 1915 में पहली भारतीय वाणिज्यिक कांग्रेस, इंडियन कमर्शियल कांग्रेस का आयोजन किया। और इस कांग्रेस में क्या तय हुआ? इसमें ये संकल्प लिया गया कि भारतीय वाणिज्य मंडलों का एक महासंघ फेडरेशन बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो औद्योगिक सम्मेलन और वाणिज्यिक कांग्रेस, ये दोनों अलग अलग चल रहे थे? हाँ, पहले अलग अलग थे, लेकिन 1920 में इन दोनों को मिला दिया गया और भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस बना दिया गया। और यहीं से फिक्की की कहानी शुरू हो गई। यहीं से। अब इस नई संस्था भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस और G.D. बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जैसे जो प्रमुख पूंजीपति थे, उन्होंने मिलकर कोशिशें तेज कर दी कि भारतीय वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय हितों का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जाए। इनका उद्देश्य क्या था? ये कैसा संगठन बनाना चाहते थे? उद्देश्य था एक ऐसा भारतीय संगठन बनाना जो यूरोपीय हितों के संगठन एसोचैम के मुकाबले ज्यादा संगठित हो, उनसे अलग हो, और जो किसी एक गुट या क्षेत्र का नहीं बल्कि सभी समुदायों और क्षेत्रों के सभी हितों का प्रतिनिधित्व करे, चाहे वो उद्योगपति हों, निर्यातक हों, आयातक हों या हिंदू, मुस्लिम, पारसी, मारवाड़ी, कोई भी हो। मतलब एक सच्चा अखिल भारतीय संगठन। बिल्कुल। और इन सारी कोशिशों का नतीजा निकला 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के गठन के रूप में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। हाँ, 2 साल बाद इसका नाम बदलकर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कर दिया गया, FICC, फिक्की। FICC, फिक्की, ये नाम तो आज भी बहुत बड़ा है। हाँ, आज भी ये भारत के प्रमुख व्यापारिक संगठनों में से एक है। तो 1927 में इसकी स्थापना हुई। और क्या ये वाकई में अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व हासिल कर पाया? हाँ, इसने बहुत तेजी से भारत के सभी हिस्सों से एक बड़ा प्रतिनिधित्व हासिल किया। 1927 में जब ये शुरू हुआ तो इसके 24 सदस्य संगठन थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापार संघ वगैरह। और ये संख्या बढ़ी बहुत तेजी से। 1929 में 37 हो गई, 1942 में 75, 1945 में 95 और 1947 तक 103 सदस्य संगठन फिक्की से जुड़ चुके थे। और ये सदस्य संगठन खुद भी बड़े थे। हाँ, इनमें से कई सदस्य जैसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता, सदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स मद्रास,
यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कानपुर, अहमदाबाद मिलियनर्स एसोसिएशन, बॉम्बे श्रॉफ एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया जूट एसोसिएशन कलकत्ता, ये खुद बहुत बड़े संगठन थे। इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर बॉम्बे के तो 1944 में 1082 सदस्य थे और 1951 में 2716 सदस्य। बाप रे। तो मतलब फिक्की के जरिए हर तरह के व्यापारी और उद्योगपति जुड़ गए। हाँ, काली मिर्च और अदरक के व्यापारी, तिलहन और अनाज के व्यापारी, जूट बेलर, खाल और चमड़े के व्यापारी, कपड़ा मिलों के मालिक, कागज मिलों के मालिक, इंजीनियरिंग कंपनियों के मालिक, बीमा कंपनियों, शिपिंग कंपनियों, कोयला खानों और चाय बागानों के मालिक। आप नाम लीजिए, लगभग सभी तरह के हितों को फिस्सी में प्रतिनिधित्व मिला। और क्या सरकार और आम जनता ने इसे मान्यता दी? हाँ, इसके गठन के तुरंत बाद ही फिस्सी को ब्रिटिश सरकार ने भी और आम भारतीय जनता ने भी भारतीय पूंजीपति वर्ग की प्रमुख राय, अगर आम सहमति नहीं तो कम से कम प्रमुख राय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन जैसा आपने पहले कहा था, पूंजीपति वर्ग में आंतरिक मतभेद भी थे। क्या फिस्सी को इनका सामना करना पड़ा? हाँ बिल्कुल। फेडरेशन, जो पूरे वर्ग के बड़े हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसे कभी-कभी वर्ग के भीतर के संघर्षों का सामना करना पड़ता था। कोई बड़ा खुला संघर्ष हुआ? 1944 और 1946 में ही फेडरेशन के भीतर विभिन्न व्यावसायिक हितों वाले गुटों के बीच कोई बड़ा खुला संघर्ष हुआ। तब क्या हुआ था? तब छोटे व्यापारिक हितों ने फेडरेशन पर आरोप लगाया कि इस पर बड़े उद्योगपतियों का वर्चस्व है और ये छोटे व्यापारियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा नहीं कर रहा है। तो फेडरेशन के नेताओं ने क्या किया? यहीं पर उनके नेतृत्व की परीक्षा थी और उन्होंने काफी कल्पनाशील नेतृत्व दिखाया। उन्होंने इन अंतर्वर्गीय संघर्षों को हल करने में कामयाबी हासिल की। कैसे? उन्होंने पीड़ित गुटों के मुद्दे उठाए, उस हद तक जहां तक वो पूरे वर्ग के हितों के खिलाफ न जाएं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने हर गुट को, चाहे वो व्यापार हो, वित्त हो या उद्योग, ये समझाया कि वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छा, एकता पर जोर दिया। हाँ, उन्होंने लगातार पूरे वर्ग के सामान्य हित को दोहराया और ये कहा कि हमारा असली दुश्मन तो तीसरा पक्ष है, यानी औपनिवेशिक हित। उनके खिलाफ हमें एकजुट मोर्चा, यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की जरूरत है। ये तो काफी समझदारी वाली बात थी। और क्या फेडरेशन में कोई सांप्रदायिक या क्षेत्रीय विभाजन हुआ? क्योंकि भारत में तो ये चीजें अक्सर होती हैं। ये एक और उल्लेखनीय बात है कि फेडरेशन संगठन के भीतर किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक या क्षेत्रीय विभाजन से काफी हद तक मुक्त रहा। अच्छा, ये कैसे संभव हुआ? उन्होंने सचेत रूप से इसे धर्मनिरपेक्ष और अखिल भारतीय बनाए रखा। हाँ, 1940 के दशक के अंत में जब आज़ादी और विभाजन बिल्कुल करीब आ गया था और पाकिस्तान एक अलग राज्य के रूप में विचाराधीन था, तब मुस्लिम लीग ने मुस्लिम पूंजीपतियों को एक अलग सांप्रदायिक संगठन में लाने की कोशिश की थी 1939 से ही। और क्या वो सफल हुए? उनको कुछ हद तक सफलता मिलने लगी थी। 1940 के दशक के अंत में फेडरेशन ऑफ मुस्लिम चैम्बर्स बना। तो FICCI ने क्या किया? फिक्की ने तब भी अपनी लाइन नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सांप्रदायिक विचार के बावजूद सभी व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश जारी रखेंगे और उन्होंने सरकार के उन प्रयासों का कड़ा विरोध किया जो सार्वजनिक निकायों में व्यावसायिक हितों को सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। मतलब सरकार धर्म के आधार पर सीटें बांटना चाह रही थी। हाँ, जैसे पहले उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक हितों को एसोचैम के जरिए अलग प्रतिनिधित्व दिया था, अब उन पर आरोप लगा कि वो यही काम नवगठित फेडरेशन ऑफ मुस्लिम चैम्बर्स के साथ भी कर रहे हैं। और फिक्की का क्या तर्क था? फिक्की ने तर्क दिया कि सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व के विनाशकारी परिणाम होंगे, क्योंकि ये सांप्रदायिकता के वायरस को स्थायी करेगा। उनकी मांग थी कि फिक्की को ही सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र केंद्रीय संगठन माना जाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1920 के दशक के अंत तक भारतीय पूंजीपति वर्ग राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा वर्ग संगठन बनाने में सफल रहा था जिसने वर्ग के भीतर के विभिन्न विभाजनों को पूरे वर्ग के दीर्घकालिक हितों के अधीन कर दिया था। हाँ, काफी हद तक ये सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि इस अवधि तक एक भारतीय पूंजीपति वर्ग एक संरचित वर्ग या स्वयं के लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ, के रूप में उभर चुका था। हालांकि कुछ गुट अभी भी FICC से बाहर थे, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, भले ही पूरी ना हुई हो। यहाँ क्लॉड मार्कोविट्ज का एक अलग नजरिया है शायद। हाँ, मार्कोविट्ज का तर्क है कि 1930 तक भी भारत के व्यापारिक समुदाय अभी भी बहुत बिखरे हुए थे और FICC बनने के बावजूद उन्हें शायद ही किसी स्वीकृत अर्थ में पूंजीपति वर्ग कहा जा सकता था।
लेकिन आप इससे सहमत नहीं हैं? देखिए, ये सच है कि भारतीय पूंजीपतियों में जाति, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता बहुत थी। मारवाड़ी, गुजराती, पारसी, चिट्टियार, पंजाबी सब थे। लेकिन इस विविधता ने उनके अखिल भारतीय वर्ग के रूप में उभरने को रोका नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में इतालवी, यहूदी, पोलिश या जर्मन मूल के होने से अमेरिकी पूंजीपति वर्ग का गठन नहीं रोका। अच्छा पॉइंट है। तो फिक्की की भूमिका क्या थी? सिर्फ सरकार से मांगे मनवाना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, पूंजीपति इसे एक मंच मानते थे जहां से वो अपनी तात्कालिक शिकायतों के लिए सरकार से गुहार लगा सकते थे, लेकिन साथ ही ये बड़े मुद्दों पर वर्ग के भीतर और बाहर दोनों जगह जनमत को संगठित करने का भी एक मंच था। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने साम्राज्यवाद की आलोचना विकसित की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय पूंजीपतियों ने, जिनके बीच उस दौर के कुछ सबसे तेज दिमाग वाले लोग थे, समय के साथ साम्राज्यवाद की उसकी सभी अभिव्यक्तियों में एक काफी व्यापक और गहरी आर्थिक आलोचना, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म, विकसित की। किस तरह की आलोचना? हर तरह के शोषण की, चाहे वो गृह शुल्क के माध्यम से भारत के पैसे की सीधी लूट हो। होम चार्जेस क्या थे? ये वो पैसा था जो भारत सरकार को लंदन में ब्रिटिश सरकार को भेजना पड़ता था। ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन, पेंशन, भारत के लिए ब्रिटेन में खरीदे गए सामान, कर्ज पर ब्याज, इन सब के लिए ये भारत पर एक बहुत बड़ा बोझ था। अच्छा, और किस तरह के शोषण की आलोचना की? व्यापार में होने वाले शोषण की, वित्त और मुद्रा में हेरफेर करके होने वाले शोषण की, विदेशी निवेश के जरिए होने वाले शोषण की, यहाँ तक कि उन्होंने असमान विनिमय, अनइक्वल एक्सचेंज की अवधारणा को भी समझा और उसकी आलोचना की। अनइक्वल एक्सचेंज? हाँ, मतलब जब दो देशों के बीच व्यापार होता है जिनकी उत्पादकता के स्तर में बहुत अंतर हो, तो कम उत्पादकता वाले देश का शोषण होता है। उन्होंने ये सब समझा और इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो वो सिर्फ अपने धंधे पर ही ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है इस पर भी नजर रख रहे थे। हाँ, बिल्कुल। वे जटिल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकासों पर खासकर साम्राज्यवाद के संबंध में कड़ी नजर रखते थे। वो देखते थे कि इन चीजों का भारतीय आर्थिक विकास पर क्या असर पड़ रहा है और राष्ट्रीय स्थिति पर जोरदार तर्क देते थे। उन्होंने साफ देखा कि साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक राज्य की नीतियां कैसे भारतीय आर्थिक विकास को रोक रही हैं। हाँ, बिल्कुल साफ देखा। और उन्होंने स्वतंत्र पूंजीवादी विकास के अपने लक्ष्य को पाने के लिए साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के वास्ते व्यापक प्रयास किए। और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के साथ उनके संबंध कैसे थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता थे, जैसे गांधी जी, नेहरू, पटेल, वो अक्सर पूंजीपतियों की सहायता को बहुत मूल्यवान मानते थे और कई राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर उनकी राय और विशेषज्ञता का सम्मान करते थे। और पूंजीपति वर्ग के नेता खुद एफआईसीसी की भूमिका को कैसे देखते थे? वो फिक्की की भूमिका को व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में देखते थे, मानो वो औपनिवेशिक भारत में आर्थिक क्षेत्र में एक राष्ट्रीय सरकार के काम कर रहे हों। लेकिन फिक्की सिर्फ एक ट्रेड यूनियन की तरह तो नहीं रहा जो सिर्फ आर्थिक मांगे उठाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूंजीपति वर्ग के नेताओं ने यह साफ तौर पर समझा कि वर्ग के लिए राजनीति में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करना जरूरी है। और ये बात किसने कही थी कि राजनीति और अर्थशास्त्र को अलग नहीं किया जा सकता? ये फिक्की के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने अपनी दूसरी वार्षिक बैठक में ही घोषित कर दिया था, हम अपनी राजनीति को अपने अर्थशास्त्र से अलग नहीं कर सकते। और राजनीति में भाग लेने का मतलब क्या था? किसके पक्ष में? इसका मतलब था भारतीय राष्ट्रवाद के पक्ष में भाग लेना। पुरुषोत्तम दास ने यह भी कहा, भारतीय वाणिज्य और उद्योग राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और वास्तव में इसके अभिन्न अंग हैं। इसके विकास के साथ बढ़ रहे हैं और इसकी ताकत के साथ मजबूत हो रहे हैं। तो उन्होंने खुद को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा माना। हाँ, और जी.डी. बिरला ने भी कुछ समय बाद ही स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि पहले हम सोचते थे कि सरकार को समझा बुझाकर अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि हमारे देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में सरकार को हमारे विचारों में परिवर्तित करना असंभव है। तो फिर समाधान क्या था? बिरला ने कहा, एकमात्र समाधान प्रत्येक भारतीय व्यवसायी द्वारा उन लोगों के हाथों को मजबूत करने में निहित है जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। मतलब आजादी के लिए लड़ने वालों का साथ देना। हाँ। उन्होंने ये माना कि राजनीतिक स्वतंत्रता देश के लिए भी जरूरी है और खुद पूंजीपति वर्ग की समृद्धि के लिए भी। और ये स्वतंत्रता कोई छोटी मोटी किश्तों में सुधारों से नहीं मिलने वाली है। जैसे
पहले द्वैध शासन आया, फिर थोड़ी सी प्रांतीय स्वायत्तता मिली। हाँ, मतलब अंग्रेज अपनी मर्जी से धीरे धीरे सत्ता नहीं देंगे। बिल्कुल। पुरुषोत्तम दास ने कहा था कि ये इंतजार तो कयामत के दिन तक चल सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए लड़ना होगा, जैसा कि दूसरे ब्रिटिश डोमिनियन जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक अनुभव से पता चलता है। तो पूंजीपतियों से क्या करने को कहा गया? उनसे आग्रह किया गया कि वे स्वराज के लिए लड़ने वालों के हाथों को लड़ें और मजबूत करें। फाइट एंड स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ दोज हु आर फाइटिंग फॉर स्वराज, ये बिरला के शब्द थे 1930 में। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि भारतीय पूंजीपति वर्ग 1920 के दशक से एक संगठित अखिल भारतीय वर्ग के रूप में उभरा। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। कंप्राडोर क्लास या दलाल वर्ग वो होता है जो अपना विकास साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ में देखता है, जो विदेशी शासकों के एजेंट के तौर पर काम करता है। कई विद्वानों ने भारतीय पूंजीपति वर्ग पर यह आरोप लगाया है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये गलत है। इसके विपरीत इस वर्ग ने खुद को राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग माना। हाँ, पुरुषोत्तम दास के शब्दों को दोहराएं तो राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग इसके विकास के साथ बढ़ते हुए और इसकी ताकत के साथ मजबूत होते हुए। और राष्ट्रीय आंदोलन से इसकी निकटता का एक और फायदा हुआ। हाँ, इसी निकटता ने इसे दृढ़ता से धर्मनिरपेक्ष रास्ते पर बनाए रखा। एफआईसीसी ने सांप्रदायिक विभाजन का विरोध किया, जैसा हमने देखा। और अंत में एक चेतावनी भी है। हाँ, लेखक ये कहते हैं कि आज के भारत में वर्ग के एक हिस्से की राजनीति को देखकर हमें ऐतिहासिक रूप से भारतीय पूंजीपति वर्ग के उदय का गलत मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। मतलब हो सकता है आज कुछ पूंजीपतियों का रवैया अलग हो, लेकिन इतिहास में उनकी भूमिका राष्ट्रवादी और साम्राज्यवाद विरोधी थी। बहुत ही विस्तृत और दिलचस्प चर्चा रही है। तो अब समय है कि हम इस पूरी बातचीत के मुख्य निष्कर्षों को एक बार संक्षेप में दोहरा लें। सेक्शन 18.5 समरी। जरूर। तो पहला मुख्य बिंदु, भारत का प्राचीन काल से एक बहुत मजबूत आर्थिक इतिहास था जिसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने व्यवस्थित रूप से नष्ट किया, जिससे औद्योगिकरण हुआ। हाँ, हमारी वैश्विक हिस्सेदारी बहुत ज्यादा गिर गई। दूसरा, इन बाधाओं के बावजूद भारतीय व्यापारिक समुदाय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वो बचा रहा। और 20वीं सदी में, खासकर पहले विश्व युद्ध के बाद, उसने एक महत्वपूर्ण वापसी की। वो मौके का इंतजार कर रहे थे और मौका मिलते ही आगे बढ़े। दी। हाँ, बैंकिंग और बीमा में भारतीय नियंत्रण बहुत बढ़ गया। चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये विकास उपनिवेशवाद के बावजूद हुआ, न कि उसके कारण। ये साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष, वैश्विक घटनाओं और उपनिवेशवाद के अपने अंतर्विरोधों का मिलाजुला परिणाम था। इसे अंग्रेजों का तोहफा समझना बिल्कुल गलत होगा। पांचवा, भारतीय पूंजीपति वर्ग सिर्फ आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं हुआ, बल्कि वो एक आत्मजागरूक, स्वयं के लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ के रूप में भी उभरा, जिसकी पहचान राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी थी। उन्होंने अपने साझा हितों को पहचाना और संगठित हुए। छठा, एफआईसीसी का 1927 में गठन इस वर्ग संगठन का शिखर था। इसने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। ये एक मील का पत्थर था, फिक्की। सातवां, एफआईसीसी ने न केवल अपने आंतरिक संघर्षों का प्रबंधन किया और सांप्रदायिक विभाजन का विरोध किया, बल्कि साम्राज्यवाद की एक व्यापक आर्थिक आलोचना भी विकसित की। उन्होंने बौद्धिक स्तर पर भी लड़ाई लड़ी। और आठवां, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, भारतीय पूंजीपति वर्ग एक दलाल या कॉम्प्राडोर वर्ग नहीं था। उसने खुद को राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग माना और सक्रिय रूप से स्वराज का समर्थन किया। हाँ, उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। ये निष्कर्ष हमें दिखाते हैं कि कैसे एक वर्ग ने औपनिवेशिक बाधाओं के बीच अपनी पहचान बनाई और राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में एक जटिल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा भारतीय पूंजीपति वर्ग के उदय पर। ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये भारत के आर्थिक और राजनीतिक पथ को, उसकी यात्रा को समझने की एक कुंजी है। बिल्कुल। और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो ये विषय आधुनिक भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच के जो गहरे संबंध हैं, उनको समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग निर्माण, आर्थिक विकास जैसी कई मुख्य अवधारणाएं शामिल हैं। तो हम सभी श्रोताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि वो इस चर्चा को अगर ज़रूरत लगे तो दोबारा सुनें, अपने नोट्स बनाएं और इस पर सोचें कि ये जो ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हमने देखीं वो आज भी कैसे प्रासंगिक हैं।
ये न केवल परीक्षा में मदद करेगा बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी समझ को गहरा करेगा। और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपको सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हाँ, सुन लो यूपीएससी पर आपको ऐसी और ज्ञानवर्धक विश्लेषण मिलेंगे अलग अलग विषयों पर। तो चैनल पर ज़रूर जाएं, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार या अगर कोई सवाल है तो वो ज़रूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी भागीदारी हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल, हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट हमें हौसला देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।